अगर महाराष्ट्र में घर खरीदने का सपना है तो एक बात जान लेना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट का खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये अब वो पुराना सिर्फ अंदाजे पर चलने वाला बाजार नहीं रहा। जी नहीं, ये एक नए दौर में आ गया है जहां डेटा और सही स्ट्रैटेजी की कीमत कहीं ज्यादा है। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो हम सबके दिमाग में है, खासकर जब कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या ये तेजी ऐसी ही बनी रहेगी या फिर ये एक बड़ा बुलबुला है जो बस फूटने ही वाला है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बुलबुला फूट नहीं रहा है, बल्कि मार्केट का पूरा कैरेक्टर ही बदल रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार अब कोई सट्टेबाजी का खेल नहीं रहा, ये अब ठोस असली दुनिया के फैक्टर्स पर चल रहा है। तो सवाल ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बदलाव ला रहे हैं? ठीक है, तो चलिए इस नए दौर की बुनियाद को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से कि एक घर को बनाने में असल में कितना खर्च आता है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यही वो चाबी है जो हमें बताएगी कि प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 सालों के अंदर एक घर बनाने का खर्च 40% तक बढ़ गया है। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई टेम्पररी उछाल नहीं है, ये अब नई सच्चाई है। एक परमानेंट बदलाव जो सीधे सीधे किसी के भी सपनों के घर की कीमत पर असर डाल रहा है। तो सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी वजह यहां देखिए। स्किल्ड लेबर की लागत मतलब मजदूरी 150% तक बढ़ गई है। तांबा 91% महंगा हो गया और स्टील और सीमेंट जो किसी भी कंस्ट्रक्शन की जान होते हैं वो भी 57% तक महंगे हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, डेवलपर्स ये सारा बोझ खुद तो उठाएंगे नहीं, है ना? तो इन सब बढ़ती कीमतों का नतीजा क्या है? नतीजा है एक स्ट्रक्चरल प्राइस फ्लोर। इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए, जिससे नीचे कीमतें जा ही नहीं सकती। मतलब अब दाम हवा में नहीं है, वो असली लागत पर टिके हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि कीमतों में कोई बड़ी गिरावट आने की उम्मीद बहुत बहुत कम है। तो ये तो हो गई एक बड़ी पिक्चर। लेकिन जब हम जूम इन करते हैं भारत के सबसे ज्यादा क्राउडेड, सबसे इन डिमांड शहर पर, यानी मुंबई, तो वहां क्या कहानी है? 1,60,000। ये आंकड़ा मुंबई की पूरी कहानी बयां करता है। पर यह है क्या? ये मुंबई की उन हाउसिंग सोसाइटीज की संख्या है जो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और अब रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। देखिए, मुंबई एक द्वीप है, वो अगल बगल तो फैल नहीं सकता, तो नए घर कहां से आएंगे? जवाब है ऊपर जाकर। मतलब पुरानी इमारतों को तोड़ो और उनकी जगह ऊंची नई इमारतें बनाओ। सप्लाई बढ़ाने का यही एक रास्ता बचा है। और इस एक रास्ते में, इस रीडेवलपमेंट में कितनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी छिपी है, जरा इस आंकड़े को देखिए। 1.30 लाख करोड़ रुपए। ये वो कीमत है उन नए अपार्टमेंट्स की जो 2030 तक इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बनेंगे। तो ये सिर्फ लोगों को घर देने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन है जो पूरे शहर को चला रहा है। ये पुरानी टूटी फूटी इमारतों को वैल्यूएबल एसेट्स में बदलने का काम है। अच्छा, मुंबई पर जो ये इतना प्रेशर है उसे कम कौन कर रहा है? जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सिर्फ सड़कें या पुल नहीं बना रहे हैं, ये तो वैल्यू और मौके का पूरा नक्शा ही बदल रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए, अटल सेतु। इससे पहले सेवरी से नवी मुंबई जाने में लगते थे 90 मिनट और अब सिर्फ 20 मिनट। यह सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने वाली बात है। इसने नवी मुंबई को, जो पहले एक दूर दराज का इलाका माना जाता था, उसे मुंबई का ही एक हिस्सा बना दिया है। और इसका सीधा असर जाहिर है प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ता है। कोस्टल रोड की वजह से वर्ली में कीमतें 20 से 30% बढ़ गईं। अटल सेतु की वजह से पनवेल में 35% तक बढ़ने का अनुमान है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज के रियल एस्टेट में कनेक्टिविटी इज किंग। तो चलिए अब जरा मुंबई से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जो ग्रोथ की लहर है, ये पूरे महाराष्ट्र में कैसे नए पावर सेंटर्स बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं पुणे की। आईटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स की वजह से ये एक पावर हाउस बन चुका है। और यहाँ की सबसे खास बात क्या है? रेंटल यील्ड। मतलब किसी के निवेश पर किराए से जो सालाना रिटर्न मिलता है, वो यहाँ 4.5 से 6% के बीच है। ये आंकड़ा इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। अब आते हैं नागपुर पर। यह शहर अभी अपनी ग्रोथ की एकदम शुरुआती स्टेज पर है।
MIHN कार्गो हब और समृद्धि एक्सप्रेसवे इसे लॉजिस्टिक्स का गढ़ बना रहे हैं। और नतीजा, वर्धा रोड जैसे इलाकों में जमीन की कीमतें हर साल 15 से 18% बढ़ रही हैं। ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है जो सही टाइम पर एंट्री लेना चाहते हैं। और फिर आता है नासिक। ये शहर उन लोगों के लिए एक मैग्नेट बन रहा है जो मुंबई और पुणे की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं। लोग एक बेहतर लाइफस्टाइल और अफोर्डेबल कीमतों के लिए यहां आ रहे हैं, और समृद्धि एक्सप्रेसवे ने तो यहां पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल यह है कि करना क्या चाहिए, किराए पर रहें या खरीदें? चलिए 2026 के लिए एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप बनाते हैं। ये $1 मिलियन सवाल है ना? जब मार्केट इतना महंगा हो तो क्या किराए पर रहना समझदारी है या घर खरीद लेना चाहिए? क्या इंतजार करना चाहिए कि मार्केट थोड़ा ठंडा हो या अभी एक्शन लेना ही सही है? इस दुविधा को सुलझाने के लिए एक सिंपल सा रूल है, इसे कहते हैं 5% का नियम। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। अगर किसी प्रॉपर्टी का सालाना किराया उसकी कुल कीमत के 5% से ज्यादा है तो लंबे समय के लिए उसे खरीदना ही ज्यादा समझदारी वाला फैसला है। ये एक क्विक चेक है ये जानने के लिए कि पैसा बर्बाद हो रहा है या एसेट बन रहा है। तो 2026 के लिए 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? नंबर 1, ऐसी प्रॉपर्टीज को प्राथमिकता दें जो नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के पास हों। नंबर 2, मुंबई में जो रीडेवलपमेंट की लहर चल रही है उसका फायदा उठाएं। नंबर 3, पुणे और नागपुर जैसे टियर 2 शहरों में भी देखें ताकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। और सबसे जरूरी नंबर 4, ये याद रखें कि जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही हो तो प्रॉपर्टी खरीदना महंगाई से बचने का एक जबरदस्त तरीका है। और आखिर में एक सवाल, रियल एस्टेट के इस नए दौर में जहां कीमतें असल लागत से जुड़ी हैं और ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी है, तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? गलत जगह पैसा लगाना या फिर सही मौके का इंतजार करते करते बस देखते रह जाना?